सुबह का समय था। रसोई में सुशीला देवी चाय बना रही थी। रीता आती है और देखती है कि सास ने सिर्फ 2 कप चाय बनाई है। मेज पर केवल 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी। माँ जी, ये क्या, इतना कम खाना? हम 4 लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपने इतना कम खाना क्यों तैयार किया? सुशीला देवी अपनी आंखें नीचे करके मुंह फेरते हुए चाय का कप उठाती है। बहू रानी, व्रत से भगवान खुश होते हैं, कम खाने में ही भलाई है। अरे यार, आजकल के बच्चे समझते क्यों नहीं है इतनी सी बात। लेकिन माँ जी, पापा जी और राजेश जी भी तो खाना खाएंगे ना, ये क्या बात हुई? सुशीला देवी अचानक से गुस्से से भर जाती है और कप को जोर से मेज पर रखते हुए कहती है, बस भी करो, मैं जो कह रही हूँ वही करो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। राजेश और राम प्रसाद खाने के लिए आते हैं। वो दोनों कम खाना देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, ये क्या है? मैं दफ्तर से इतना भूखा आया हूँ और ये इतना कम खाना। सुशीला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर में 4 लोग हैं और ये सिर्फ 2 रोटी। क्या करे, राशन कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। भगवान का शुक्र है कि ये तो मिल रहा है। रीता को कुछ अजीब लगता है। वो ध्यान से देखती है कि सास खुद भी बिल्कुल नहीं खा रही। माँ जी, आप भी तो कुछ नहीं खा रही, क्या आप भी व्रत कर रही हो? हाँ बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम लोग खा लो। दोपहर का समय था। रीता रसोई की साफ सफाई कर रही थी। वो देखती है कि सुशीला देवी चुपके से कुछ खाना अलग कर रही है और एक डब्बे में रख रही है। ये क्या कर रही है माँ जी? पहले कहती है कम खाना है और फिर छुपकर खाना रख रही है। कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर है। तभी उनके पड़ोस की औरत सुनीता दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। रीता बहन, तुम्हारी सास का व्यवहार बड़ा अजीब हो रहा है। रात को मैंने उन्हें मुंह पर कपड़ा बांधे हुए बाहर जाते देखा था। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रही हो सुनीता? माँ जी रात को बाहर जाती हैं? हाँ, और कुछ सामान भी ले जाती हैं। मुझे तो लगता है कि वो कोई जादू टोना कर रही हैं। अरे चुप करो, वो आ रही हैं। सुशीला देवी डब्बा लेकर अंदर आती है और दोनों औरतें चुप हो जाती हैं। क्या बात कर रही थी तुम दोनों? कुछ छुपा रही हो ना तुम दोनों? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही बातें हो रही थी। सुनीता पूछ रही थी कि आजकल आपकी तबीयत कैसी है। रात का समय था। रीता ने अब सोच लिया था कि वो जासूसी करेगी। जब सब सो रहे थे, रीता धीरे से उठकर देखती है कि सुशीला देवी रसोई में कुछ कर रही थी। अब देखना है कि माँ जी रात को करती क्या है। हे भगवान, कहीं वो सच में कोई अजीब काम तो नहीं कर रही। सुशीला देवी खाना पैक करके मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर निकलती है। रीता छुपकर उसके पीछे जाती है। अरे यार, कहाँ जा रही है ये इतनी रात को? मेरा तो दम घुट रहा है डर के मारे। ये भी कोई समय है जासूसी का? मर गई मैं तो। सुशीला देवी पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। रीता छुप जो जाती है। कोई आवाज आई थी, कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे अपना काम करना है। सुशीला देवी झुग्गी के पास पहुंचती है, जहां छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे थे। रीता छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। आओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। छोटू, तुम सबको बांट दो। आंटी जी, आ गई माँ, आज फिर से खाना मिलेगा, बहुत भूख लगी थी। रीता ये देखकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, माँ जी ये क्या कर रही है? ये जादू टोना नहीं, बल्कि इन गरीब बच्चों की मदद कर रही है। मैंने कितना गलत सोचा था। बेटे, रोज रात यहीं आना, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। बस किसी को बताना मत। आंटी, आप हमारी सच्ची माँ हैं, भगवान आपका भला करे। रीता घर वापस आती है और सुबह राजेश को सब कुछ बताने का फैसला करती है। राजेश सुनो तो, रात को मैंने देखा कि माँ जी क्या करती है। वो जादू टोना नहीं कर रही थी। अब क्या नई कहानी है? माँ दिन भर खाना नहीं देती तो रात को क्या करती है? वो गरीब बच्चों को खाना बांटती हैं। हमारे घर का खाना बचाकर उन भूखे बच्चों को देती हैं। राजेश और रामप्रसाद ये सुनकर गुस्से से भर जाते हैं। सुशीला देवी अंदर आती है। माँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप हमारे घर का खाना बाहर वालों को बांट रही हैं। सुशीला, तुमने हमारे घर की बर्बादी कर दी है। हद है, अब बहुत हो गया। क्या करूं मैं उन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अगर हम थोड़ा सा खाना उन्हें खिला देंगे तो क्या ही चला जाएगा हमारा।
सुशीला देवी अपने कमरे से एक पुरानी तस्वीर लेकर आती है। सबके सामने अपने मृत बेटे की तस्वीर रखती है। ये है मेरा पहला बेटा राजू। बचपन में भूखमरी से मर गया था, मैं उसे बचा नहीं पाई। सबको ये सुनकर धक्का लगता है। राजेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा कोई भाई था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर वालों को ही भूखा रखो। छी, मुझे नहीं खाना ये सब। माफ करो, मैं गलत थी, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा अब? रीता के सामने मुश्किल की घड़ी आ चुकी थी। पति और सास के बीच उसे चुनाव करना था। राजेश, सुनो मेरी बात। माँ जी ने एक गलत तरीका अपनाया है, लेकिन उनका दिल सच्चा है। रीता, तुम माँ का साथ दे रही हो? अरे तुम्हें भूखा रहना अच्छा लगता है क्या? नहीं राजेश, मैं कह रही हूँ हम सबको मिलकर उन बच्चों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से। पंडित जी घर में आते हैं और पूरी स्थिति को समझ जाते हैं। बेटे, दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने घर की जिम्मेदारी निभाओ, फिर दूसरों की मदद करो। पंडित जी, सही कह रहे हो आप, मुझसे गलती हुई है। अब क्या होगा उन बच्चों का? रीता एक समझदारी भरी आवाज में फैसला सुनाती है। माँ जी, एक काम करते हैं, हम सभी मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू करते हैं। सही तरीके से उन बच्चों की मदद करेंगे। लेकिन रीता, इसमें तो बहुत खर्च आएगा। राजेश, हम थोड़ा सा कम खर्च करेंगे, फालतू की चीजें नहीं खरीदेंगे, बांटकर खाएंगे तो सबको मिलेगा। सुशीला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रीता बेटी, तुमने मुझे जिंदगी दे दी है। अब मैं खुले दिल से उन बच्चों की मदद कर सकूंगी और मुझे छुपना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सब सही तरीके से हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। कुछ महीने बाद पूरा परिवार मिलकर एक छोटा सा एनजीओ चलाता है। छोटू और अन्य बच्चे नियमित खाना भी खा पाते हैं। आंटी जी, अब हमको रोज खाना मिलता है और आपके पूरे परिवार से मिलना भी अच्छा लगता है। बेटे, अब तुम्हें कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। रीता रसोई में खाना बनाती है। अब पहले से ज्यादा खाना बनता है, घर के लिए और बच्चों के लिए। माँ जी, अब तो लगता है कि हमारे घर में खुशियों का त्योहार मना रहे हैं हम। बांटकर खाने में अलग ही मजा है। तुमने सच में हमारे घर को जन्नत बना दिया है। माँ भी खुश है, बच्चे भी खुश है। देखो कितना बढ़िया माहौल है। अब उनकी पड़ोसन भी उनकी मदद का निर्णय लेती है। रीता बहन, पहले तो मुझे लगता था कि आपकी सास में कोई परेशानी है, लेकिन अब समझ में आया कि उनका दिल कितना बड़ा है। यही तो असली धर्म है, पहले अपने घर की जिम्मेदारी, फिर दूसरों की सेवा। भगवान आप सबका भला करे। कहानी खत्म होती है। अब घर में हमेशा भरपूर खाना होता। रोज शाम को पूरा परिवार उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाता। बच्चों, याद रखना, पहले घर फिर समाज, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तभी जिंदगी में सच्ची खुशी मिलेगी। जी माँ जी, अब तो हमारे घर का नियम है, बांटकर खाओ, खुशी से जियो। बिरजू एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी शोभा के साथ रहता था। बड़ी ही मेहनत मजदूरी करने के बाद ही वो अपना और अपनी बीवी का पेट भर पाता था। जब इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में इतनी गरीबी के साथ रहना पड़ रहा था, तो एक दिन बिरजू की पत्नी शोभा आकर बोलती है, क्या है ये? आप पूरे दिन भर काम करते रहते हो, फिर भी घर में एक पैसा नहीं आता। सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन ढंग से पैसे ही नहीं मिलते। तो क्या फायदा है ऐसे मेहनत का, जिससे आमदनी कुछ आए ही ना? तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं? ऐसे गधे की तरह मेहनत करने से कुछ होगा तो नहीं। इससे अच्छा है कि आप कोई अपना काम शुरू करो। अपना काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे ही चाहिए होते हैं ना। तो पैसे अपने गांव के जमींदार से ब्याज पे ले लो ना। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, ब्याज पर पैसा ले लिया और काम चला नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जब तक हम कोई बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? चलो, मैंने अगर पैसे ब्याज पर उठा भी लिए, तो ये बताओ हम काम क्या शुरू करेंगे? हम दोनों मिलकर एक कचौरी का ठेला लगा लेते हैं। वो कैसे? तुम कचौरी वैसे ही इतनी अच्छी बनाना जानते हो और मैं कचौरी की सब्जी बनाना जानती हूँ। दोनों मिलकर शुरू करेंगे तो शायद बात बन जाएगी। तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। एक काम
काम करो, तुम डरते रहो। यहाँ पर हम दोनों की बात है, हमारा परिवार भी तो आगे बढ़ेगा। तब तुम बताओ, क्या हम इस गरीबी में ही जीते रहेंगे? हमारे बच्चे ऐसे नंगे पुंगे से गरीबी में पड़े रहेंगे? चलो ठीक है, मैं जमींदार से बात करता हूँ पैसे की। शोभा की बात मानकर बिरजू जमींदार से पैसे मांगने जाता है और जमींदार के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे पैसे की थोड़ी जरूरत है, आप मुझे ब्याज पे पैसे दे दो। तुझे पैसे दे दिए तो मेरे पैसे ही डूब जाएंगे। नहीं सेठ जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तेरे पास है ही क्या जिसको गिरवी रखकर मैं तुझे पैसे दूं? आप बस थोड़े समय के लिए मुझे पैसे दे दो, मैं जल्द ही वापस दे दूंगा आपके पैसे। पैसे चुकाने के लिए पैसे होने भी चाहिए, और तेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है। सेठ जी, मैं काम खोलने के लिए पैसे मांग रहा हूँ, काम चलते ही पैसे दे दूंगा सारे। तुझे कुछ आता भी है जो तू काम खोलेगा? तो बिना बात के यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम बर्बाद मत कर, मुझे और भी काम है। इतना बोलकर बिरजू को वहाँ से भगा दिया जाता है। बिरजू उदास होकर घर की ओर आ ही रहा था कि उसे रास्ते में शहर से आया हुआ एक व्यक्ति मिलता है जिसकी कार गड्ढे में फंस गई थी। बिरजू उसकी मदद करता है और वो शहरी व्यक्ति बिरजू के लाख मना करने के बाद भी उसे पैसों की थोड़ी मदद करता है। उन पैसों को लेकर बिरजू घर आता है और शोभा को देते हुए बोलता है, ये लो, अब हम अपने घर से ही काम शुरू करते हैं। घर से क्यों, बाहर एक ठेला लगा लेते हैं ना। हम थोड़े भी पैसे बिना बात के खर्च नहीं कर सकते। हाँ, बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। इतना बोलकर दोनों बाजार जाते हैं। कचौरी, सब्जी बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। सारा सामान लाने के बाद दोनों मिलकर कचौरी और सब्जी बनाने लगते हैं। जब उनकी कचौरी और सब्जी बन जाती है तो वो अपने घर के बाहर ही खड़े होकर उन्हें बेचने लगते हैं। बहुत देर तक भी जब कोई ग्राहक उनकी कचौरी लेने नहीं आता तो बिरजू बोलता है, देख रही हो, अब तक बोहनी तक नहीं हुई। तुम परेशान क्यों हो रहे हो जाएगी थोड़ी देर में। कोई कचौड़ी लेना तो दूर, आसपास भी नहीं आ रहा, और ऐसे में हमारा काम कैसे चलेगा? अभी तो काम शुरू किया है, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे लोग आना शुरू कर देंगे। दोनों बहुत ही परेशान होकर बहुत देर तक वहीं खड़े रहते हैं। काफी देर बाद एक छोटा बच्चा आकर कचौरी खाकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद रात होती है। अगले दिन दोनों वापस इसी उम्मीद में कचौरी बेचने लगते हैं, लेकिन अगले दिन भी 1 से 2 व्यक्ति ही उनकी कचौड़ी खाने आते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। जब कचौरी में भी ढंग से कमाई नहीं होती तो बिरजू बोलता है, लगता है हमें कचौड़ी का धंधा बंद ही करना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने कचौरी का काम शुरू किया और आप हो कि इसे बंद करने के लिए बोल रहे हो। बंद ना करें तो क्या करें, कमाई तो हो नहीं रही और 1-2 दिन में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, तुम हार मत मानो, पूरा यकीन रखो, ये काम चलेगा, सब्र रखो। तुम्हारे बोलने पर ही तो इतने दिन से रुका हुआ हूँ। तो अब थोड़ा सा रुक जाओ। दोनों काम न चल पाने के कारण बहुत परेशान थे, लेकिन शोभा बिरजू को हारने नहीं देती और डट कर काम करती है। अगले ही दिन उसके घर के बाहर कचौरी के लिए कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक विनोद नाम का आदमी बोलता है, भैया 20 प्लेट कचौरी पैक कर देना। 20 प्लेट कचौड़ी? जी अभी करता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपकी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जी बिल्कुल। आप इतने समय से कचौरी बेच रहे हैं, कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते? जी वो दुकान तो खोल लेंगे, पहले काम अच्छे से चलने तो लगे। हाँ, ये बात भी सही है। ये देखकर शोभा बिरजू से कहती है, हाँ, अब बस हमारी मेहनत रंग लाए और कचौरी का बिजनेस अच्छा चलने लगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। देखो, आज कचौरी खाने के लिए कितने सारे लोग आए हैं और पैक भी करवा रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है। पहले काम कर लो, बाद में प्रार्थना करना। इतना बोलकर दोनों कचौरी बेचने लगते हैं और उनकी एक ही दिन में अच्छी कमाई हो जाती है। और इसी तरह कई दिनों तक अच्छी कमाई होने के बाद बिरजू शोभा से कहता है, हमारा कचौड़ी का काम अच्छा चल रहा है, अब हमें दुकान खोल लेनी चाहिए। तुमने तो मुंह की बात छीन ली। चलो फिर दुकान खोल लेते हैं। हाँ, लेकिन दुकान के लिए कोई कमरा देखा है? हाँ, एक कमरा देखा है, आज वहीं बात करके आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। बिरजू दुकान की बात करने जाता है। फिर वो अपना कचौरी का धंधा दुकान में चलाने लगते हैं। धीरे धीरे करके उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान में जमींदार आता है
और बिरजू की दुकान को देखकर बोलता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत बड़ी दुकान खोल ली। हाँ, अब तो काम भी बहुत अच्छा चलता है। मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं तो वो बात भूल भी चुका हूँ। अच्छा, अपनी कचौड़ी नहीं खिलाओगे मुझे? जी बिल्कुल, आप बैठो, मैं अभी लाता हूँ। कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। इसी बात पर 5 प्लेट पैक भी कर दो। जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। इतना बोलकर बिरजू कचौरी पैक कर देता है और जमींदार को देता है। लोगों को बिरजू की कचौरी इतनी अच्छी लगती है कि लोग दूर दूर से बिरजू की कचौरी खाने आते हैं। ये देखकर बिरजू ने और दूसरे गांव में भी अपनी दुकानें खोली और वहाँ के लोगों को काम पर रखा। बिरजू अपनी कामयाबी को देखकर शोभा से कहता है, आज तुम्हारी वजह से ही काम इतना अच्छा चल रहा है। मेरी वजह से? हम दोनों की मेहनत से है ना? मेहनत भले ही दोनों की हो, लेकिन मैं तो हार मान लेता अगर तुम साथ न देती। आज हम इतने कामयाब हो गए हैं कि अब हमारे बच्चों के जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। बस अब काम को और भी अच्छे से फैला दें ताकि हमारे हर शहर में ग्राहक रहें। इतना बोलकर दोनों वापस काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे बिरजू की कचौरी इतनी फेमस होने लगती है कि बिरजू कुछ ही दिनों में शहर में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल लेता है और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ शहर में ही रहने लगता है और देखते ही देखते वो भी शहर के नामचीन लोगों में से एक बन जाता है। चमेली एक अच्छे और अमीर परिवार में जन्मी लड़की थी, लेकिन उसके पिता की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवाकर चमेली, चमेली की माँ कस्तूरी और छोटे भाई गोपी, इन तीनों को घर से बाहर कर दिया। जिसके बाद अब चमेली की माँ मजदूरी करती और चमेली एक छोटा सा ढाबा चला रही थी और उसका भाई गोपी दिन में पढ़ाई करता और रात में बहन के साथ ढाबा संभालता। चमेली को खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने ढाबे पर अलग अलग तरह का खाना बनाती थी। एक दिन चमेली के ढाबे पर एक आदमी आता है जिसका नाम राहुल होता है और वो उससे कहता है, मैडम मुझे एक दाल और 2 नान चाहिए। जी अभी आया आपका खाना। इतना कहकर चमेली राहुल के लिए दाल और 2 नान लेकर आती है और खाना देकर वो बाकी लोगों से भी ऑर्डर लेने लगती है। तभी पीछे से राहुल चमेली को आवाज देकर कहता है, मैडम क्या आपके पास दाल मखनी है? सर बात ये है कि मुझे दाल मखनी बनानी नहीं आती, इसीलिए हमारे पास नहीं है और उसका सामान भी काफी महंगा होगा, इसीलिए हम बनाते भी नहीं है, गरीब है ना। अरे किसने कहा उसे बनाने में ज्यादा सामान या ज्यादा पैसे लगते हैं? लाओ मुझे एक मक्खन ला कर दो, मैं बताता हूँ कैसे बनती है सस्ती और मजेदार दाल मखनी। अब चमेली राहुल को एक मक्खन लाकर दे देती है और राहुल वो मक्खन निकालकर गर्म दाल में डाल देता है और चमेली को चखने के लिए कहता है। चमेली दाल मखनी खाकर कहती है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत टेस्टी है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी दाल मखनी कभी नहीं खाई। क्या मतलब कभी नहीं खाई? तुम एक ढाबा चला रही हो और तुम्हें यही नहीं पता कि दाल मखनी क्या होता है? बड़ी अजीब बात है। अब चमेली कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लग जाती है। राहुल भी खाना खाकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के खाने में चमेली दाल मखनी बनाने की कोशिश करती है। पहले वो अच्छे से दाल बना लेती है, उसके बाद गरम दाल में मक्खन डाल देती है। शाम को उसकी माँ काम से वापस आती है और चमेली उसके लिए खाना लगाती है। दाल मखनी खाकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह चमेली, तूने तो बहुत अच्छी दाल मखनी बनाई है बेटी। आपको अच्छी लगी माँ? आज ही मैंने किसी भले इंसान से सीखी है। कल से मैं ढाबे पर दाल मखनी बेचा करूँगी। ठीक है बेटी, जो तुझे सही लगे कर। इतना कहकर सभी खाना खाते हैं। अगली सुबह चमेली अपने ढाबे के बाहर मेन्यू में दाल मखनी को भी ऐड कर देती है। दाल मखनी देखकर काफी सारे कस्टमर दाल मखनी और नान का ही ऑर्डर करते हैं और चमेली और उसका भाई सभी को दाल मखनी और नान दे देते हैं। खाने का एक निवाला मुंह में रखते ही एक आदमी कहता है, क्या खुशबू है, क्या खाना है। आज तो मजा आ गया दाल मखनी खाकर। अब तो रोज यहीं से खाऊंगा मैं खाना। सभी लोगों से दाल मखनी की तारीफ सुनकर चमेली और उसका भाई बहुत खुश होते हैं और दोनों अपने खाने को
और भी बेहतर बनाने के लिए हर रोज अलग अलग तरह से दाल मखनी बनाकर लोगों को खिलाया करते। कभी दाल मखनी पनीर, दाल मखनी राजमा, तो कभी और कुछ नया। और ये सब खाकर उनके यहाँ आने वाले लोग भी काफी खुश होते हैं और धीरे धीरे चमेली की दाल मखनी पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी से एक अमीर औरत कोयल उतरती है और वो चमेली के ढाबे पर जाती है और उससे कहती है, हेलो, मेरा नाम कोयल है। मैंने तुम्हारी अलग अलग दाल मखनी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे किसी की बातों पर यकीन नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम गरीब फटीचर लोग अच्छा खाना भी बना सकते हो। वो तो बस शेफ ही बना सकते हैं। मैडम जी, किसी को जाने बिना जज नहीं करना चाहिए, समझी आप? कह तो ऐसी रही हो जैसे कहीं की अमीरजादी हो। वही समझ लो, लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना। आप मेरे खाने के बारे में तब तक कुछ नहीं कह सकती जब तक आप खाना खा ना ले, समझी आप? अच्छा जी, ऐसा क्या खास है तुम्हारी दाल मखनी में जो तुम इतना बन रही हो अपने खाने पर? अरे मैडम, जरा खाकर तो देखो, हम गरीबों के हाथ की दाल मखनी, फिर खुद ही समझ जाओगी कि क्या खास है इस दाल मखनी में। अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी और बेइज्जती करवाने का, तो मैं भी चखना चाहूंगी तुम्हारी दाल मखनी को। क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ, आप बैठिए। इतना कहकर चमेली कोयल के लिए दाल मखनी लेकर आती है। कोयल अब खाना शुरू करती है और एक बार जब वो खाती है तो खाती ही रह जाती है। यानी कि कोयल को चमेली के हाथ की दाल मखनी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उससे कहती है, मैंने आज तक इतनी अच्छी और मजेदार दाल मखनी कहीं नहीं खाई, यहाँ तक बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बिना कुछ जाने किसी को भी जज मत कीजिए। हाँ, आपने ठीक कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको और आपके दाल मखनी के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया। मैं हमेशा यही सोचती रही कि अमीर लोग ही अच्छा खाना बना और खा सकते हैं, पर आज आपकी दाल मखनी खाकर मुझे मालूम हुआ कि गरीब की दाल मखनी अमीर के खाने से काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। जी, ये बात तो आपने सही कही। क्या आप हमारे ऑफिस में रोज लंच बॉक्स भिजवा सकती हैं? हम आपको अच्छे पैसे दे देंगे। मुझे लगता है मेरी तो मेरे सभी एम्प्लॉइज को भी आपकी ये दाल मखनी अच्छी लगेगी। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मुझे काम दे रही हैं, वो भी इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने का, और मैं इसे ना तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं आपके और आपके लोगों के लिए दाल मखनी जरूर बनाया करूँगी। थैंक यू चमेली, ये लो मेरा कार्ड, कल से आप यहाँ लंच भिजवा देना। हाँ जी जरूर। इतना कहकर कोयल वहाँ से चली जाती है और चमेली अगले ही दिन से कोयल और उसके साथ काम कर रहे सभी लोगों के लिए अलग अलग दाल मखनी और हर तरह का खाना बनाकर भेज दिया करती थी। और कोयल के ऑफिस के सभी लोगों को भी चमेली के हाथ का खाना काफी पसंद आता था। एक दिन कोयल के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ पर कुछ बाहरी लोग भी आए हुए होते हैं और कोयल उन सब के लिए भी लंच चमेली के यहाँ से ही मंगवाती है और लंच खाकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो सब भी अपने लिए खाना चमेली के पास से ही मंगवाने लगे थे, लेकिन चमेली की ये तरक्की ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी, क्योंकि जब उसकी चाची को ये बात मालूम हुई कि चमेली उनके घर से निकल जाने के बाद भी खूब नाम कमा रही है, तो उसकी चाची फूलमती कहती है, ये चमेली इतने नाम वाली कैसे हो गई? लगता है अब एक बार फिर इसे रोड पर लाना पड़ेगा, जैसे इसके बाप के मरने के बाद किया था। इतना कहकर एक दिन चमेली की चाची फूलमती चमेली और उसकी माँ से मिलने घर आती है और अपना ड्रामा करते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, हमने आपके और आपके बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। मैं आपकी दोषी हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं आप दे सकती हो। तभी चमेली का भाई कहता है, नहीं माँ, इसकी बातों में मत आना, ये एक नंबर की झूठी है और झूठे आंसू दिखा रही है। ये हमसे हमारा सब कुछ छीनने के बाद अब ये सब छीनने आई है। तू चुप कर, उसने हमारे साथ जो भी किया हो, पर वो तेरी चाची है, माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा। इतना कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है और कस्तूरी फूलमती को माफ कर देती है। फूलमती अभी तो वहाँ से सभी को अपनी बातों में उलझा कर चली जाती है, पर अगले दिन वो चमेली के ढाबे पर जाती है और चमेली से कहती है, अरे चमेली बेटी। अरे चाची जी, आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा तू अकेली लगी रहती है, सारा काम संभालती है, क्यों ना मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर दूं। नहीं चाची जी, मैं सब कर लूंगी, आप घर जाएं।
अरे नहीं बेटी, मैं तेरी करती हूँ ना मदद। ठीक है, अगर आप मदद करना चाहती हैं तो आप दाल मखनी दो। इतना कहकर फूलमती अब दाल में मक्खन डालने जाती है और वो अपने पास से एक छिपकली निकालकर बस दाल मखनी में डालने ही वाली होती है कि तभी चमेली उसे देख लेती है और फूलमती को चमेली और उसका भाई वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो चुपचाप मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है।